अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम असगर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद वसीम। हम स्मार्ट सब्जेक्ट्स को मुताबिक पढ़ रहे हैं और आज क्या है कि 9th क्लास का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे। और हाँ, एज अ टीचर मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि 60 नंबर में से जो 30 नंबर होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग भी अच्छे हो जाएंगे और आपके MCQs भी ठीक हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 8 तक हैं, 10 से 12 हैं और 14 से 17 तक हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये हमने बड़े तफसील के साथ पढ़े हुए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिनमें अज्जा हर जगह यकसा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अज्जा हर जगह यकसा होते हैं, ठीक है। और जबकि हेट्रोजीनियस में अज्जा जो है वो हर जगह यकसा नहीं होते, ठीक है। वो मिक्सचर जिसमें अज्जा हर जगह यकसा ना हो, ठीक है। तो ये अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो आप लाजमी लेक्चर देख लीजिएगा। हमने बड़ी तफसील के साथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस की हुई है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, और ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये भी बड़ी अच्छी तरह से हमने कवर किया हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपने लिख देनी है। और उसके बाद क्या है कि ग्राम से ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है। क्या है कि यूनिट जो रिलेटिव एटॉमिक मास का है वो है AMU, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1.66 क्रॉस 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम। आई होप कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूले की तारीफ करें तो ये जस्ट तारीफ है, तो ये आई होप कि आप इंपीरिकल फार्मूले की तारीफ कर लेंगे कि केमिकल फार्मूले की सादा तरीन जो शक्ल होती है वो क्या कहलाती है, इंपीरिकल फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप ये क्यों कहते हैं कि हवा मिक्सचर है और पानी कंपाउंड है। कम अज कम 3 वजूहात लिखें। सबसे पहले तो ये ज़रा मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में आप समझ लीजिएगा कि मिक्सचर में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स बग़ैर किसी मुतअय्यन निस्बत के मिलते हैं और तबई तौर पर मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। जबकि कंपाउंड क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कीमियाई तौर पर और मुतअय्यन निस्बत से मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन फ़र्क होता है। और अब हम 3 वजूहात भी देखते हैं कि क्या क्या वजूहात बताता है। तो पहली वजह क्या है कि पानी कंपाउंड क्यों है कि ये केमिकल रिएक्शन से बनता है। जैसा कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है और ये बन गया H2O, ये लिक्विड बन गया। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से पानी जो है वो बना है। जबकि हवा जो है वो तबाही तौर पर मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। तबाही तौर पर कैसे है कि जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है और आर्गन जो है वो है 0.9%। तो इसमें ज़रा बात जो बड़ी अहम बात है कि अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी भी गैसेस हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। तो क्या है कि ये तबई तौर पर तो मिली हुई होती हैं लेकिन इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये तबाही तरीके से अलग हो सकती हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन को हम तबाही तरीके से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये पानी जो है ये तबाही तौर पर अलग नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है कि जो हवा है, ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका हमें पता नहीं होता, मतलब ये कोई मुतय्यन नहीं होता। जबकि मिक्सर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाज़ेह और मुतय्यन होता है,
ठीक है, आई होप कि आपको ये 7वें सवाल की भी समझ आ गई होगी। अब हम 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स और पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो ना, हाइड्रोजन और ये हो गई ऑक्सीजन, इनको कहता है एलिमेंट्स और पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो एलिमेंट होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ, देखा ना, एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है ना, ये भी क्या है, एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। जबकि पानी क्या है कि ये पहली बात तो ये है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट, और ये क्या बन गया, H2O, और ये क्या है, लिक्विड बन गया। तो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा, जबकि पानी दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है। आई होप कि आपको 8वें सवाल की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है जबकि पानी कंपाउंड है, वजह बयान करें। अच्छा, तो सबसे पहले तो पानी को हम देख लेते हैं कि पानी क्या है। जो पानी है दरअसल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या है, एक फिक्स रेशो से, ठीक है, एक मुतय्यन निस्बत से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो मिक्सचर इसलिए हैं कि यहाँ पर एक तो सॉफ्ट ड्रिंक का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कंपाउंड का फार्मूला होता है और जो मिक्सचर है उसका फार्मूला नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक का कोई फार्मूला नहीं होता जबकि पानी का फार्मूला होता है। या सॉफ्ट ड्रिंक में जो चीज़ें मिलती हैं वो तबई तौर पर मिलती हैं, और पानी क्या है कि इसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स क्या है कि मुतय्यन निस्बत के मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं, तो तब जो है ये कंपाउंड बनता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दरअसल में से हर एक के बारे में बताएं कि ये एलिमेंट्स मिक्सचर या कंपाउंड है। तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम दिया हुआ है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कोबाल्ट है, पानी, दूध, गोल्ड, ब्रास और आयरन और स्टील। अच्छा, तो एलिमेंट्स क्या है कि हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ठीक है, और हीलियम भी, हाइड्रोजन और हीलियम आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये तो एलिमेंट है, कोबाल्ट जो है ये क्या है, ये एलिमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंपाउंड है। समझ आ रही है ना, ये आप बच्चों के जहन में आ सकता है कि यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी CO है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये छोटा सा O लिखा हुआ है ना, कोबाल्ट, ठीक है, तो ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है और ये क्या है, ये एलिमेंट है। उसके बाद क्या है कि पानी और दूध में, तो पानी आपको खुद पता है कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये कंपाउंड है, जो दूध है वो क्या है कि वो मिक्सचर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद गोल्ड है और ब्रास है। जो गोल्ड है मतलब सोना जो है ये भी एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रास है वो क्या है कि वो मिक्सचर है, और आयरन जो है ये एलिमेंट है, ये देख सकते हैं ये एलिमेंट है, और उसके बाद जो स्टील है ये भी मिक्सचर है। तो 11 क्वेश्चन तक मैंने अभी करवाया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क वाज़े करें। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में थोड़ा सा फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो फार्मूला मास है ना, दरअसल जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनके एटॉमिक मास का जो मजमूआ होता है वो फार्मूला मास कहलाता है। और मॉलिक्यूलर मास क्या है कि मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक मासेस का जो मजमूआ होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब ज़रा हम इधर आंसर की तरफ चलते हैं कि ये आंसर क्या लिखा हुआ है और इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर क्या है कि मॉलिक्यूलर मास में कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और उसके बाद क्या है कि फार्मूला मास क्या है कि किसी आयोनिक कंपाउंड में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इसका फार्मूला मास क्या है कहलाता है। अच्छा, तो जैसा कि मॉलिक्यूलर मास में हमने एग्जांपल देखी कि H2O का मॉलिक्यूलर मास
18 एटॉमिक मास यूनिट है और H2SO4 भी क्या है कि मॉलिक्यूलर मास है। और फार्मूला मास में क्या है कि NaCl का हमने एटॉमिक मास लिखा है और Ki को हमने कहा है कि ये भी फार्मूला मास है। और उसने ये कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो फार्मूला मास है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि बाकी क्या है कि आप मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें कह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से आया, अब ज़रा देखिएगा। जैसा कि हमारे पास H2O है, इसका 18 है एटॉमिक मास यूनिट। ये किस तरह से आता है कि पहले हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे H, फिर लिखेंगे O। ये 2 लिख दिया, ये 1 लिख दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया 16। ये एटॉमिक मासेस हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 + 16 और ये आ गया हमारे पास 18। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फार्मूला मास में क्या है कि आयोनिक कंपाउंड में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ। तो इसी तरह H2SO4 का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका जो NaCl का मैंने सिर्फ निकाला, ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि NaCl है तो ये इस तरह से हम निकाल सकेंगे कि जैसा कि सोडियम का है, ये Na आ गया प्लस आ गया Cl। सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.5। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से एटॉमिक मास और फार्मूला मास जो है वो निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा इधर ही एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये ज़रा अलग से क्वेश्चंस हैं। अगर एक क्वेश्चन की आपको समझ आ गई तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने थोड़ी सी आसानी कर दी है कि जो 15 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वो कहता है कि 10 ग्राम एल्युमिनियम में ज़्यादा एटम्स होंगे या 10 ग्राम आयरन में। तो एल्युमिनियम वाला मैंने उर्दू मीडियम में लिखा है और आयरन वाला मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सही तरह से समझ सकें कि ये सवाल अगर ये आप समझ जाते हैं तो इसके साथ जो एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है, आई थिंक 1.6 है 1.7 जो एग्जांपल है चैप्टर नंबर 1 की, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो वो एग्जांपल भी आप कर सकते हैं अगर ये आप क्वेश्चन कर लें तो। अच्छा, तो 10 ग्राम एल्युमिनियम में क्या है कि सबसे पहले हम मोल्स की तादाद जो है वो मालूम करते हैं। मोल्स की तादाद कैसे मालूम करते हैं कि एल्युमिनियम का मास ये तो हमें गिवन होता है, वो उसने दिया हुआ है 10 ग्राम। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एल्युमिनियम का मोलर मास मीन के जो इसका एटॉमिक मास है वो 27 है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, बल्कि पीरियोडिक टेबल हम बड़े तफसीलन पढ़ेंगे और उसमें क्या है कि हम देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो मोलर मास है वो क्या है 27 है। और उसके बाद क्या है कि जब इसको हल किया तो ये 0.37 बन गया। फिर क्या था कि इसमें हमने पार्टिकल्स की तादाद देखनी है, ठीक है। पार्टिकल्स की तादाद कैसे देखते हैं कि जो मोल्स हमें मिलते हैं, मतलब कि 0.37 मोल्स मिले हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ ज़रब देनी है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, वो होता है 6.02 × 10⁻23। जैसे ही हमने ज़रब दी 6.02 × 10⁻23 को, तो इसमें क्या हुआ कि ये हमने लिख दिया मोल्स की तादाद लिख दी और ये एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे ना, ये तो हमारे पास आ जाएगा 2.22 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 10⁻23 को कुछ नहीं कहना, इन दोनों को जब आप ज़रब देंगे तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। सेम इसी तरह हमने आयरन का भी जो है उसमें पार्टिकल्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है। तो वहाँ पर क्या था कि मोल्स की तादाद, और इंग्लिश मीडियम हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, फेरियम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है एटॉमिक मास ऑफ Fe, ठीक है, फेरियम हो गया।
तो इसमें क्या है कि ये हमें गिवन है, ये भी 10 ग्राम है, ठीक है। दोनों में क्या कह रहे हैं ना कि एल्यूमिनियम भी 10 ग्राम है और आयरन भी 10 ग्राम है। ज़्यादा एटम्स किस में होंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ जब हम ज़रब देंगे हमें पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि ऊपर क्या है कि ये गिवन है 10 ग्राम है, एटॉमिक मास जो फ्यूरियम का है या मीन के आयरन का वो है 56। ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो जब इन दोनों को हल किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पार्टिकल्स की तादाद इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स की तादाद क्रॉस एवोगैड्रो नंबर। जब ये इनकी वैल्यू हमने पुट की, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की और एवोगैड्रो नंबर नीचे ले आए, जब इन दोनों को ज़रब किया तो ये आ गया। आई होप कि अब आपको बताना बड़ा आसान हो जाएगा कि जैसे कि ये और ये, ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम में ज़्यादा एटम है या फिर आयरन में ज़्यादा एटम है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि एल्यूमिनियम में जो है वो ज़्यादा एटम्स हैं। अच्छा, तो अब उसके बाद जो 16 है और 17 है, मैंने बताया था कि सेम इसी तरह के हैं, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो मैंने आपको समझा देना है। वो किस तरह से है, ये कहता है कि अगर 9 ग्राम पानी में, ठीक है, 9 ग्राम हो पानी, मीन के पानी क्या है H2O, और ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे या 9 ग्राम शुगर में, शुगर क्या है C12H22O11। तो इसमें आपने क्या करना है कि सेम वैसे ही करना है जैसा कि क्या है कि मोल्स की तादाद आ गई, ठीक है, और मोल्स की तादाद लिखकर आगे क्या है कि आपने पानी का मैस लेना है, ठीक है, और पानी का मोलर मास। मोलर मास हम किस तरह से लेंगे, जैसा कि H2O है, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इधर ही कर देता हूँ कहीं, मैं ना ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से पर ही कर देता हूँ। अच्छा, तो अब क्या है कि पानी 9 ग्राम तो उसने दिया हुआ है, ठीक है, और 9 ग्राम शुगर दी हुई है। अब हमने क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। इसका एटॉमिक मास इस तरह से निकालते हैं जैसे कि H2O है, ये आ गया 2, ये H आ गया, ये प्लस ये O आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 16 आ गया, ये 2 आ गया और 16 आ गया, और ये क्या है 18 आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने फ्यूरियम का निकाला है, ठीक है, तो फ्यूरियम की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि पानी, और एटॉमिक मैस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी मतलब कि पानी हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 18 ग्राम आ गया ये वाला हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो कोई हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ पर एटम थे तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, और क्रॉस दिया जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप जो भी यहाँ से निकालेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एटम नहीं आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से क्या है कि जब हम शुगर का निकालेंगे, ठीक है, वो भी इसी तरह निकालेंगे कि ऊपर क्या है कि नंबर ऑफ वाटर था, मैस ऑफ वाटर था, तो इसके हम जगह हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ शुगर, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक मैस ऑफ शुगर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें उनको भी समझ आ जाएगी, उर्दू मीडियम वाले दोनों को ही समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब क्या है कि हम लिखते हैं 9 ग्राम तो उसने दिया हुआ है, मैस क्या है शुगर का, और एटॉमिक मैस अभी हम निकालते हैं। ये इस तरह से निकाला जाता है कि यहाँ पे 2 लगा दिया, सॉरी यहाँ पे लगा देंगे 12, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आ गया, और उसके बाद क्या है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, C12H22O11, तो ये आ गया 12 कार्बन आ गया, प्लस ये आ गया 22 हाइड्रोजन आ गया, प्लस 11 और ये ऑक्सीजन, तो ये आ गया 12 हमारे पास।
यहाँ पर भी 12, 22, ये 1 आ गया, ये 11 आ गया और ये क्या आ गया 16 आ गया। तो इसका जो भी मैथ्स आया, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, और इजीली कैलकुलेट करने के बाद क्या है कि इसका एटॉमिक मैथ्स जो है वो लिख देंगे और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और सेम जो है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हम इसमें देखेंगे और यहाँ पर मालिक्यूल्स आ जाएंगे, तो आप बता देंगे कि ज़्यादा मालिक्यूल्स है किस में। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल 1.6 और 1.7। आई होप कि मैं अभी देख लेता हूँ, बता देता हूँ एग्जाम्पल। 1.4 भी एग्जाम्पल है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। 1.5 एग्जाम्पल भी हो जाएगी, 1.6 भी हो जाएगी, 1.7 भी हो जाएगी। अगर ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी एग्जाम्पल्स भी इसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17, अगर 1 ग्राम NaCl में ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे या 1 ग्राम KCl में ज़्यादा फार्मूला या 1 ग्राम KCl में, तो बहुत आसान बात है। जैसा कि एक तो और बात है कि फार्मूला यूनिट्स हमने ये कहा था, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है ना उसे हम फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं या फार्मूला मैथ्स जो है वो बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगेन क्या आ जाएगा कि यहाँ पर अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स देंगे तो हम लेंगे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया। और इसका जो एटॉमिक मैथ्स है वो हम इस तरह से निकालते हैं, NaCl हो गया, ये हो गया Na प्लस Cl, Na जो है 23 है, Cl 35.5 है। जब इसको हल करेंगे 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 58.5, ठीक है, मैथ्स ऑफ NaCl, एटॉमिक मैथ्स ऑफ NaCl, ठीक है। और ऊपर हम क्या लेंगे 1 लेंगे और नीचे ये आ जाएगा 58.5 और यहाँ पर कोई आंसर आ जाएगा इसका। और जब इसको हम एवोगैड्रो नंबर के साथ जो है वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब KCl हमने लेना है, ठीक है, तो KCl में भी सेम यही चीज़ आएगी। KCl पहले K फिर प्लस फिर Cl आ जाएगा और K का जो एटॉमिक मैथ है 39 है और Cl का हमारे पास है 35.5। तो इसको आप हल कर लेंगे, जो भी इसका आ जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मैथ्स। तो क्या है कि मैथ्स ऑफ KCl और एटॉमिक मैथ्स ऑफ KCl, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 1 है, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है 1 ग्राम और नीचे ये जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, वो आपने हल कर लेना है, ठीक है, ये आप हल कर लेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम बता सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा कि NaCl में ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं या KCl में फार्मूला यूनिट्स हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और जैसे ही हमारी पूरा सिलेबस ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करवाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।